तो बच्चों जैसे ये एक बात समझो, मैंने कहा कि ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10/30, यस और नो? 1/√3 इज इक्वल टू 10/30, यस। अच्छा 10/30 मीन्स π/3 ओके। अब क्या हुआ कि मैंने इस बेस को थोड़ा कम किया, बेस कम हो गया, देखो अब ये बेस हो गया है 1, तो 1/1 वॉट 1 ही मिलेगा हमको, 1 है ना। और ये उस टाइम पे कौन सा एंगल हो गया होगा बेटा? 45, ठीक है। और देखो जैसे ही मैं इस एंगल को 60 पे लेके आया, 60 पे लेके आया, तो ये बेस जो था, ये बेस 1/√3 हो गया। क्या हो गया? 1/√3। अब जरा tan 60 की वैल्यू बताओ ना क्या होती है? tan 60 इक्वल हो जाएगा 1/1/√3 मीन्स √3 है ना, √3 दे दिया इसने। अच्छा अब बात ये आ रही है समझ में मेरे, और हो सकता है आपके भी आ रही होगी, है ना, कि जब एंगल 30 था, जब एंगल 30 था तो वैल्यू 1/√3 थी, मीन्स लेस देन 1, है ना। और जब 45 हुआ तो इक्वल टू 1 दे दी वैल्यू, और जब 60 डिग्री हुआ तो इट इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी वैल्यू दे दी। और एक चीज और देखो, जब ये एंगल जो था, ध्यान से देखना, जब 0 था, 0, जब एंगल हमारा 0 था तब क्या वैल्यू थी? अच्छा एक बात बताओ, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और sin 0 की वैल्यू 0, 0/1 क्या? 0। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो ट्राइंगल था परपेंडिकुलर धीरे धीरे क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो ये जो हाइपोटेनस था वो क्या हो रहा था? जाके किस में मर्ज हो रहा था? बेस में जाके मर्ज हो रहा था। जैसे जैसे एंगल घटता गया, बेस और हाइपोटेनस के बीच जो एंगल था वो 0 हुआ, परपेंडिकुलर भी क्या हुआ? 0 हो गया। नहीं हो जाएगा? बताइए। ये परपेंडिकुलर जैसे ही हमारा एंगल 0 होगा तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा? 0। मतलब हाइपोटेनस और बेस कौन हो गए? सेम हो गए, कोइंसाइड हो गए। कोइंसाइड हो गए तो उनका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या मिलेगा? 0। तो यानी कि tan 0 की वैल्यू तो 0 क्लियर हो गई। बात यहां आती है कि जैसे ही हमने देखा कि एक एंगल हमारा 60 डिग्री था, तो इसने हमको 1 और 1/√3 का रेशियो दे रखा, तो हमें ये पता चल रहा है कि एंगल बढ़ने पे ये बेस जो है ना वो छोटा होता जा रहा है। देखो बेस छोटा हो गया। अच्छा, और मैं थोड़ा एंगल बढ़ाऊंगा तो बेस इतना रह जाएगा, और मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो बेस इतना रह जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये 1 से छोटा हो गया, जब बेस 1 से छोटा था तो वैल्यू 1 से बड़ी आई या नहीं आई? आई ना। और जब बेस बहुत छोटा होगा, इतना, तब वैल्यू क्या आएगी? सपोज करो ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो इसकी लेंथ है इस बेस की, ये लेंथ 0.00000001 मीटर है थोड़ी देर के लिए। तो ये एंगल भी 90 से तो छोटा होगा, लेकिन 60 से बड़ा होगा, नियरर होगा 90 के, पास होगा 90 के करीब होगा। समझ आ रहा है? मतलब जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे जैसे ये बेस जो है परपेंडिकुलर के तरफ टेंस करेगा, वैसे वैसे ये वाला एंगल क्या होगा? 90 के तरफ टेंस करेगा। मतलब जैसे जैसे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के तरफ टेंस करेगा, एंगल भी 90 की तरफ टेंस करेगा, 90 बनने की कोशिश कर रहा होगा। और बेस क्या हो रहा होगा बेटा? बेस हमारा 0 के तरफ टेंस कर रहा है। ध्यान से देखो, 0 हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, बेस श्रिंक हो रहा है।
और जैसे ही जैसे इसकी वैल्यू कम होगी तो रेशियो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये तो 1 है हमारा परपेंडिकुलर, तो tan, सपोज करो यहां कोई थीटा है जो कि नियर है हमारा 90 के, तो हम क्या कहेंगे 1/0 ऐसे 1, तो ये वैल्यू क्या देगा, ये देगा हमको 0 और ये 1, ये दे देगा हमको, ये वैल्यू दे देगा। तो आप ये बताओ, जब एंगल हमारा बड़ा हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ के आ रही है। अच्छा एक बात बताना, हमको थोड़ा बताना, मैं एंगल को और करीब ले जाऊं, समथिंग मैं 89.999 एंड सो ऑन ले जाऊं, एंगल थीटा की वैल्यू है ले जा रहा मैं, तो क्या होगा इस चीज को समझो, अगर मैं थीटा की वैल्यू इतनी लेके जाता हूं तो बेस जो होगा वो समथिंग 0.00000000000 ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। तब tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/this, और जब 1/this ये होगा तो वैल्यू तो बेटा समझ गए होगे बहुत बड़ी आएगी, मिलियन ट्रिलियंस में देगा, करोड़ों अरबों में वैल्यू दे देगा। अभी हम 90 पे नहीं पहुंचे, अभी जैसे ही हम एंगल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हम एंगल की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सपोज करो 9999999 और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, इतनी तेजी से बढ़ेगी कि इसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ में आ गया होगा कि 90 पे tan x की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं 90 पे। जितने तुम 90 के करीब जाओगे वो वैल्यू बहुत बड़ी दे देगा, फिर करीब जाओगे फिर और बड़ी दे देगा, फिर और करीब जाओगे और अच्छा 89 और 90 के बीच में ही इन्फिनिटी नंबर होते हैं, तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड नंबर होते हैं जिनको डिफाइन नहीं कर सकते, उन नंबर्स तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, पहुंचोगे नहीं पहुंच पाओगे, है ना, नहीं पहुंच पाओगे। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब ग्राफ कैसा होगा, इस ग्राफ के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ की स्टडी करते हैं बच्चों। ग्राफ में हमें क्या पढ़ना है, देखो अच्छे से समझो। ग्राफ में हमको क्या पढ़ना है, ग्राफ में हम लोग ये देखेंगे, कह रहे सर बहुत दूर जा रहे हैं ग्राफ देखें ना, हाँ दूर जा रहे हैं, ऐसे, और इसको हम कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, इसको स्लॉट्स मीन पार्ट में। और अच्छा एक एंगल हम ले लेते हैं π/2 मीन्स 90, दूसरा एंगल ले लेते हैं पाई मीन्स 180, तीसरा एंगल हमने ले लिया 3π/2 मीन्स 270 270, फिर लेते हैं 2π मीन्स 360, फिर लेते हैं 5π/2 है ना 450 450, और ये हो जाएगा तुम्हारा एंड सोन 3π, कुछ ऐसा दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये हमारा -π/2, ये जो पार्ट है वो -π, और ये जो पार्ट है -3π/2। अब समझ रहे होंगे y नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, y नेगेटिव एक्सिस है, x नेगेटिव एक्सिस है, और ये y नेगेटिव एक्सिस है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूं, मुझे पता है कि tan की जो वैल्यू है वो 90 पे कैसी आती है,
इनफाइनाइट देती है, मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू देती है। तो मैंने इसको एक स्लॉट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे कुछ, ठीक है। पार्ट में समझना भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, ठीक है। और -π/2 पे भी नॉट डिफाइन होगा ये, ठीक है। क्यों होगा, क्यों होगा, सोचो सोचो भाई, -π/2 पे क्यों होगा, π/2 पे तो होगा। अच्छा, और एक स्लॉट में यहाँ से बनाता हूँ, मैं कह रहा हूँ 3π/2 पे भी ये नॉट डिफाइंड दे देगा वैल्यू, और ये 5π/2, मतलब समझ आ रहा होगा, ये ऑड π/2 पे नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। अभी कैसे देगा मैं अभी बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, समझना। भाई एक बात बताओ, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सपोज करो मैं यहाँ 1 ले ले रहा हूँ, ये हाफ है, और ये है हमारा -1 और ये -½ ठीक है, ठीक है। बात समझो, बस मैं tan 0 की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, tan 30 की वैल्यू क्या लेंगे, 1/√3। 1/√3 1 से तो कम होता है, छोटा होता है ना। समथिंग यहाँ कुछ होगा ऐसे, ऐसे सपोज करो मैंने ये लिया तो यहाँ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने 45 लिया तो ये वैल्यू मुझको यहाँ दे दी, हाफ नहीं, जैसे ही मैंने 45 लिया इसने वैल्यू मुझे 1 दे दी, ऐसे कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है। हाफ की ज़रूरत नहीं है, हाफ तो हमें साइन में लगता है, ठीक है। और जैसे मैंने 45 एंगल लिया, π/4 लिया, ये π/6 था, तो ये वैल्यू जाके क्या हो गई 1। और जैसे ही मैं π/3 पे आया, मीन्स 60 डिग्री पे आया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, √3 मीन्स 1 से कुछ ज़्यादा। ठीक से देखना, जब मैं इस ग्राफ को जोड़ूंगा ऐसे तो ऐसे बनेगा। और अब मैं 60 से क्या कर रहा हूँ, एंगल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ये वैल्यू भी ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और ये 90 पे तो कभी नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी भी तो बहुत बड़ी वैल्यू दे देगी, 90 पे डिफाइंड ही नहीं है। और जैसे ही हम निगेटिव डायरेक्शन पे जाएंगे तो, अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे कहें साइन -30 अपॉन कॉस -30, ऐसे ये 10 -30 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हो गई -sin30 अपॉन cos30। भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ले ली जाती है, ठीक है, बताया है मैंने। अच्छा एक चीज़ और देखो, sin30 अपॉन cos30 क्या, tan30 -tan30, और -tan30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 माइनस का, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव वैल्यू देने को तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। मतलब ये हुआ इसका कि ये -π/2 और π/2 पर नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। और ये बताएं जरा, -π/2 पर ये कहाँ पहुंचा, -∞ पे वैल्यू दे दी इसने, मतलब -∞ दे दी, -π/2 पे नॉट डिफाइन हो गया। और π/2 पे क्या कैसा हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी दे दिया, है ना। अच्छा थोड़ा और चले, जब मैं tan की बात करूं, tan π, अच्छा सोचो जरा, मैं कह रहा हूं कि tan 180 + 30 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो तुम क्या कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan 30 ही होगा। और tan 30 की जो वैल्यू होगी, ये है तुम्हारा स्लॉट, ठीक है, याद रखना, यहां से ऐसे tan 30 की जो वैल्यू होगी वो इतनी यहाँ कहीं लाई कर रही होगी। मैं कहूँ एक काम करो, 180 की वैल्यू बता दो क्या होगी, तो कहोगे सर कैसे बताएं, 180 को ये नहीं लिखा जा सकता क्या, 90 + 90, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो cot 90 हो जाएगा, cot 90, और cot 90 की वैल्यू क्या, 0, 0 माइनस का हो या प्लस का, दोनों सेम होते हैं, है ना। तो tan 180 की वैल्यू 0, tan
10 210 की वैल्यू 30 वो सॉरी √3 1/√3 और ये वैल्यू क्या हो रही है उसी तरीके से आगे बढ़ रही है जैसे बच्चों अभी हमने देखा 0 से 90 के बीच में टेंड्स कर रही थी। तो इसका मतलब है कि पाई से लेके 3π/2 पे भी इसी तरीके से ये प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करेगी। सिमिलर अगर हम एंगल छोटा रखें, कैसा कैसा समझना मेरी बात को, 180 - 30 तो इसका मतलब हो गया tan 30, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस, इसका मतलब -1/√3 और -1/√3 कहां लाई करेगा, यहां। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से जा रही है। तो यहां भी तो वही काम हुआ भाई, -∞ से +∞। और ये हर बार कुछ ऐसा ही करने जा रही है, हर बार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। देख लो देख लो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? आ गया समझ में? अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, समझो इस चीज को। पूरे में tan x की जो रेंज है, tan x की जो रेंज है, यहां लिख दे रहा हूं मैं नीचे, वो रेंज क्या है ठीक से देखो। रेंज बेटा -∞ से प्लस, रेंज क्या, जो वैल्यू हमें मिलती है। अच्छा जिस वैल्यू को हम रखते हैं वो है डोमेन और जो मिलता है वो है रेंज। हम एंगल रख रहे हैं, रेडियन में रख रहे हैं एंगल, हमने ये सारे एंगल रखे, हमने एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की जो रियल नंबर है उनको मैं रख रहा हूं, मैं एक्स की वैल्यू रखूंगा, मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। अगर मैं कहूं इट इज वाई इक्वल, तो ये क्या है, वाई ही तो है। वाई हमारी क्या है, डोमेन। मतलब जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो डोमेन, और जिसको हम पुट करते हैं वैल्यू को वो डोमेन। तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल रहा, -∞ से +∞। फाइनल रिजल्ट तो हमको यही मिल रहा है ना, यही तो मिलेगा। अच्छा डोमेन, अब कह रहा सर डोमेन क्या होगी, आप ही बताएं डोमेन के बारे में मुझे, कि भाई डोमेन तो वो नहीं होती जिसको हम रखते हैं। एक्स एक्सिस में कितने नंबर हैं जिनको हम रख सकते हैं, मुझे लगता है सारे नंबर हैं जिनको हम रख सकते हैं, मतलब रियल नंबर, रियल नंबर्स, और आर भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों अभी सुनो, अभी पूरी कहानी नहीं हुई है, लेकिन अभी पूरी कहानी नहीं हुई है। रियल नंबर तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर भी हैं जहां ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। जरा देख लो, tan x π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, tan x -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होता, tan x 3π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होता, tan x 5π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होता, tan x ध्यान से सुनना -3π/2 पे भी डिफाइंड नहीं होता। मतलब जहां ये डिफाइंड नहीं होता उन नंबर्स को हम ले ही नहीं सकते डोमेन में, उन नंबर्स को हम रख ही नहीं सकते। तो किन को नहीं रख सकते, जो π/2 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ऑड टाइप π/2 हो, जो ऑड टाइप π/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, उनको हम रख ही नहीं सकते। अच्छा रख नहीं सकते तो उनको हटाना पड़ेगा, काहे से, जिनको हम रख रहे थे। किनको रख रहे थे, रियल नंबर को रख रहे थे, तो रियल नंबर्स में हम ऑड π/2 वाले नंबर सारे हटा देंगे, ऑड π/2 वाले सारे नंबर हटा देंगे। अब बात आती है कि मैथमेटिक्स में क्या ऑड डायरेक्ट लिख दिया जाता है, नहीं भाई, हायर क्लास में थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ऑड π/2 को हम लिख सकते हैं 2n + 1 π/2,
2n + 1 π/2। अच्छा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब चेक कर लो, अब चेक कर लो, क्या ये सही नहीं है? मतलब इस नंबर को हम नहीं रख सकते। आप 1 रखोगे तो 3 π/2 मिलेगा, 0 रखोगे तो π/2 मिलेगा, -1 रखोगे तो -π/2 मिलेगा। मतलब ऑड π/2 ही देगा ये हर बार। और ऑड π/2 को हमने क्या कर रखा है? रियल से हटा दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। और जिनको डिलीट करते हैं उनको इस तरह से लिखा जाता है, जैसे हम कहें कि हमें सारे नेचुरल नंबर लेना है लेकिन 0 नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे? 0 को हटा देंगे। इस तरह से 0 हटा दिया। समझ में आ गया? आप 0 नहीं ले सकते। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये पूरा ग्राफ क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब आते हैं कॉट पे। अब काय पे आते हैं? कॉट पे आते हैं। तो कॉट में क्या है? कॉट कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है ना, सेम है, बस थोड़ा सा अंतर आता है ग्राफ में। ठीक है, इस चीज को समझना है आपको बस। अगर ग्राफिकली समझ गए सब कुछ तो फिर आपको ना तो 11th में प्रॉब्लम होने वाली है और ना 12th में प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। अच्छा समझे। कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ऐसे ही तो कॉट पाई की वैल्यू भी कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। और कॉट -π की वैल्यू कैसी होगी? माइनस नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? कॉट nπ की वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। कैसी होगी? ध्यान से सुनना। और मैं लिख दे रहा हूं n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब कह रहे सर होल नंबर? हाँ भाई, 0 भी तो लेना है हमको, 0 भी तो लेना है। 0 1 2 3 4 5 7 मतलब इंटीजर लेने तो 0 भी तो लेना है उसमें। और यहां लिख दो ऐसे, क्या? यहां भी n लिख दो, nπ। और यहां n जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है नेगेटिव इंटीजर से। कैसे कर रहा है बच्चों? ये नेगेटिव इंटीजर से कर रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर से कर रहा है। मतलब ये है कि n जो है वो इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है। n इंटीजर से बिलोंग करेगा, n इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी देगा। देख लो, प्लस माइनस इन्फिनिटी ना दे रहा हो तो 0 पे ये कैसा होगा? नॉट डिफाइंड होगा बच्चों। कैसा होगा बच्चों? नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 0 पे नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, और पाई पे भी होगा, 3π पे भी होगा, 4π पे भी होगा, -π पे भी होगा, -2π पे भी होगा, -3π पे भी होगा। मतलब हम सीधा कह सकते हैं ऑल इंटीजर पाई पे कॉट नॉट डिफाइंड होगा। चलो, अब कॉट π/6 की वैल्यू √3, कॉट π/4 की वैल्यू 1, कॉट π/6 3 की वैल्यू 1/√3 और कॉट π/2 की वैल्यू 0। चलो इसको भी ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखते हैं। ये हमारा π/2 और ये पाई। हाँ, अब बताओ, कॉट 0 की वैल्यू तो इन्फिनिटी है, तो हम इन्फिनिटी से ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे। और कॉट π/2 की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है ना। फिर देखो ध्यान से, कॉट π/3 यानी कि 60 पे, 60 यहां कहीं होगा। सपोज करो अगर मैं इसको 3 स्लॉट में डिवाइड कर दूं, 1 2 3, तो 60 यहां कहीं होगा। और 60 पे इसकी जो वैल्यू है वो 1/√3 है। 1/√3 तो 1 से कम होती है। सपोज करो ये हमारा 1। और जैसे ही हम 45 पे आए, कहां आए? 45 पे, तो इसने वैल्यू हमको क्या दे दी? 1।
और जैसे ही हम 60 पे आए 30 पे आए तो इसने 1 से बड़ी वैल्यू दे दी हमको 1.7321 ऐसे कुछ। तो बच्चों एक बात देखो, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस तरह से मूव कर गया 60 तक, और जैसे ही मैंने 30 तक मतलब 90 से 30 की तरफ मूव कर रहा हूं मैं अब उल्टा। और मैंने देखा यार जैसे ये 0 की तरफ टेंड्स करना शुरू किया और ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो गई, बहुत तेजी से इसने इन्फिनिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने आगे एंगल बढ़ाए, कैसे आगे समझना कैसे, cot 90 प्लस 30 ले लिया तो मिला -1030। सेकेंड क्वाड्रेंट है बच्चों और इसकी वैल्यू होती है -1/√3। तो cot 120 की वैल्यू क्या आई? अच्छा 120 मतलब क्या 120 π/180 कर दिया करो, कुछ नहीं करना। 2π/3 क्या है बच्चों? 2π/3। तो 2π/3 पे जैसे ही हम पहुंचे इसने फिर से अब -1/√3 दे दिया, तो वो यहां कहीं लाई कर रहा। अब वो वैल्यू ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से मूव करेगी और पाई तक पहुंचते पहुंचते ये कहां पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी तक। पाई पे डिफाइन ही नहीं होगी। सिमिलर अगर हम यहाँ 3π/2 ले लेते और यहाँ 2π, और अगर हम यहाँ -π/2 ले लेते और यहाँ -π, तब क्या होता? ध्यान से देखो, जैसे ये हमारा ठीक है, तब ये ग्राफ कुछ ऐसे होता और ऐसे जाता कि नहीं जाता? खुद देख लो, चेक कर लो ना, वैल्यू रख के, है ना, खुद से चेक कर सकते हैं। ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे चला जाता है ना, आगे बढ़ते तब भी ऐसे ही जाता, पीछे जाते, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, मैं पीछे जाऊँ अगर तो तब भी ये क्या कर रहा है, तब भी ये पाई पे नॉट डिफाइंड वैल्यू देके 3π/2 पे 0 हो जाता है, ठीक है, ऐसे, और 2π पे नॉट डिफाइन हो जाता है। तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यार इसकी जो रेंज है, जो मिलने वाली वैल्यू है, वो -∞ से +∞ तक तो जा रही है, और ये हर केस में जा रही है। तो इसकी जो रेंज हो गई बच्चों, क्या हो गई? -∞ से +∞ तक। अच्छा, -∞ to +∞, इसको रेंज को हम R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर लिख सकते हैं, रियल नंबर। अब आ जाते हैं डोमेन पे। ऐसी 10 में भी हम रेंज को रियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डोमेन पे। डोमेन, हाँ, हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं? हम कहेंगे सारी रियल वैल्यू रख सकते हैं। तो 10 का ग्राफ फिर डिफाइंड कहाँ नहीं है? 10 का ग्राफ हमारा पाई पे, 2π पे, 3π पे, 0 पे, -π पे, -3π पे डिफाइन ही नहीं हो रहा। यानी कि सीधी बात है, इंटीजर पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा बच्चों, इंटीजर पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा। n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ में आ गया होगा। तो इसकी डोमेन हमारी R-nπ होगी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए हमारे साइन के, टेन के, कॉट के ग्राफ। मतलब साइन कॉस का तो मैंने आपको काय में पता है, लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने आपको। अब आते हैं हम लोग कॉस, सेक और सेक पे। तो पहले इनकी वैल्यू के बारे में हम जानकारी लेंगे ठीक से, ठीक है। हाँ, fx फंक्शन ले लिया हमने 1/cos x मीन्स sec x, ठीक है। 1/cos x मीन्स sec x। अच्छा, समझे, इस चीज को समझें आप कि जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो
हमें इसमें बच्चों सेक में हम जानते हैं सभी लोग कि जब मैं cos 0 की वैल्यू रखता हूँ, cos 0 लेता हूँ, 0 x क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो sec 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब मैं यहाँ cos 30 रखूँगा तो ये देगा √3/2, तो ये रिवर्स होके क्या देगा, sec 30 की वैल्यू, sec 30 मीन π/6, ओके। तो ये वैल्यू क्या देगा बच्चों, 2/√3, ठीक है, 2/√3। और जब मैं sec 45 यानी कि π/4 की बात करूँगा तो 1/√2 का रिवर्स क्या होता है, √2, है ना। और जब मैं π/3 की बात करूँगा तो ये वैल्यू दे देगा हमको 2। और जैसे मैं π/2 की बात करूँगा, sec π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन दे देगा। कैसे, 1/cos π/2 मीन्स 1/0 इज इक्वल टू नॉट। आ गया समझ? ये हमको नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देगा। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम बेटा 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक, π/2 तक के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये π/2 और ये पाई। अच्छा, अब हम छोटे छोटे ग्राफ बनाते हैं, बहुत बड़े नहीं कि मतलब हम 2π 3π, समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। 2π तक ले जाऊंगा बस। तो ये -π/2 और ये पाई, सिमिलर ऐसे हम इसको भी ऐसे सीधा ले जाते, तो -3π/2 और ये 2π, है ना, ये ऐसा, सॉरी ये प्लस का होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने 1 को यहाँ कंसीडर किया और -1 को यहाँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, sec 0 की वैल्यू क्या होती है, मतलब x की वैल्यू आपने जब 0 ली तो इसकी y की वैल्यू क्या मिली, ये मिली। जब मैंने कहा sec π/6 की वैल्यू मतलब sec 30 की वैल्यू बताओ, तो तुमने कहा 2/√3, 2/√3 मतलब 1 से कुछ बड़ी, 1 से कुछ बड़ी, तो ये। और जैसे ही मैंने कहा कि π/4 की वैल्यू बताओ तो √2, तो ये थोड़ी और बड़ी मिल गई हमको यहाँ कुछ। और मैंने कहा कि π/3 मतलब sec 60 की वैल्यू बताओ, तो अब ये वैल्यू 2 हो गई हमारी। क्या हो गई बच्चों, 2। और जैसे ही हमने 60 से 90 की तरफ टेंस करना शुरू किया, ये वैल्यू इस तरह से बढ़नी शुरू हो गई कि ये कहाँ जाना शुरू कर दिया इसने, कहाँ, अरे देख के बता दो कहाँ है, कहाँ बच्चों, इन्फिनिटी की तरफ, है ना, इन्फिनिटी की तरफ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ भी एक स्लॉट बनाने की कोशिश की, ठीक है, एक स्लॉट मैंने यहाँ भी बनाया, और मैंने अब नेगेटिव वैल्यू रखने की सोचा, थोड़ा नेगेटिव वैल्यू। अब मेरी बात को समझना इस चीज को, मैं कहूँ cos -θ, तो आप क्या कहेंगे सर, cos θ ही तो कहोगे, और ये क्या होगा, ये sec θ होगा। मतलब हम एंगल नेगेटिव भी रखेंगे तब भी हमें कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, जब तक इसके क्वाड्रेंट में चेंज नहीं आता है। इस चीज को समझ लें। तो अब बात आ रही है कि जैसे मैंने यहाँ से वैल्यू को क्या किया, नेगेटिव रखना शुरू किया, तो इसने वैल्यू फिर से उसी तरीके से देना शुरू कर दिया। और
जैसे जैसे हम -π/2 तरफ पे टेंड्स किया और ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। कहाँ चला गया बच्चों, इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है, आ गया ना समझ। चलो इसको समझ लो, थोड़ा और समझो, थोड़ा और समझो, है ना। अब मैंने कहा बच्चों 0 पे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा कुछ अलग करके देखते हैं, है ना। मैंने कहा sec पाई की वैल्यू बताओ। sec पाई मीन्स 180, तो यही तो होगा cos 180, यही तो होगा cos 180। और cos 180 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos 90 + 90, और इसका मतलब होता है -sin 90, और -sin 90 की वैल्यू क्या, -1। तो इसका मतलब ये है कि जब पाई वैल्यू मैं रखूंगा, जब मैं पाई वैल्यू रखूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप से -1 मिलेगा, यहां वैल्यू मिलेगी वो, हाँ या ना, मिलेगी ना। और जैसे जैसे मैं इसमें 30 ऐड करूंगा तो ये 210 देगा। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, cos 180 + 30, क्वाड्रेंट थर्ड है इसलिए cos -30 दे देगा, और -30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। लेकिन sec में ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि sec 210 की वैल्यू -2/√3 होगी, -2/√3 होगी। और -2/√3 कहाँ होगा, एंगल तो हमने यहां लिया है ना, तो -2/√3 कुछ ऐसे यहां होगा, ठीक है, ऐसे यहां कहीं होगा। और आप देख रहे होंगे पहले क्या थी, सॉरी यहां होगा, यहां पहले क्या थी 1, अब 2/√3 क्या हो गई, 1 से थोड़ी बड़ी, -1 से थोड़ी छोटी। नेगेटिव में नंबर छोटे होते हैं, ठीक है, -1 से नंबर थोड़े से छोटे, और धीरे धीरे ये नंबर क्या होंगे, और भी छोटे होते जा रहे होंगे, और कहाँ चले जाएंगे बेटा, -∞ पे। और मैं अगर π/2 के तरफ मूव करूं तो ये वैल्यू इस तरह से फिर से टेंड्स करेगी -∞ के ही तरफ। तो आपको अब समझ में आया होगा कि ग्राफ हमारा मूव किस तरह से करता है, मूव किस तरह से करता है। तो आप समझ में आ ही गया होगा कि यार अब हम आगे क्या लिखने जा रहे हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस का था, -3π/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, यहाँ ऐसे -π, ठीक है। यहाँ जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। और आगे जो ग्राफ बनेगा 5π/2 से, तो वो भी कुछ ऐसे ही तो होगा, सॉरी, अरे यार, कुछ ऐसे ही तो होगा, ऐसे, समझ आ रहा है ना। अब समझो इस चीज को समझो। डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन क्या, x की वैल्यू, कितनी x की वैल्यू, सारे रियल नंबर बच्चों, सारे रियल नंबर। अच्छा, सारे रियल नंबर, क्या ये कहीं डिफाइन हो रहा है, हर पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, नहीं, कुछ पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं हो रहा। कहाँ नहीं हो रहा, ऑड π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, ना होने दो, ऑड π/2 पे डिफाइन नहीं हो रहा, ना होने दो, हटा दिया हमने उसको, नहीं हो रहा था तो हटा दिया। अच्छा, रेंज क्या है, रेंज बच्चों इसकी कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनना क्योंकि यहां थोड़ा कंफ्यूज हो गए। -∞, +∞, मतलब -∞ से +∞ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है भाई।
और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोल सकते हैं, या सीधा ब्रैकेट में लिख के दिखा दो, ठीक है। अच्छा, फिर ये सारी वैल्यू आ रही हैं, देखो क्या सारी वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी? कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो छूट गई हो, जो ना आ रही हो? छूटी तो है। कौन सी? -1 से +1 के बीच में एक भी वैल्यू नहीं मिली हमें। देख लो, यहां से एक भी बार ग्राफ ने वाई एक्सिस को यहां कट नहीं किया, यहां कट नहीं किया, यहां कट नहीं किया, यहां कट नहीं किया। जब कट नहीं किया तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? आ रहा है समझ में? तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं मिल रही रेंज में। कौन सी वैल्यू? -1 से लेके +1 तक, यहां तक की वैल्यू हमको नहीं मिल रही, और नहीं मिल रही तो हटा दिया हमने। तो इसकी डोमेन क्या है बच्चों? r- दिस, एंड रेंज क्या है? r-। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, जो हमारे पास ग्राफ होगा नेक्स्ट किसका होगा? कॉसिक का होगा ना, उसको सीधा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ ही गया होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा। सीधा ड्रॉ करते हैं। सीधा कैसे ड्रॉ करें, देखो ध्यान से। ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ठीक है। ये -π/2 है और ये पाई है। अच्छा, इतने स्लॉट में हम काम कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, बता, कॉसिक 0 की वैल्यू 0 होती है, यहां रखने पे 0 देख रहे हो ना। कॉसिक 0 की वैल्यू 0 होती है, इन्फिनिटी नहीं होती, नॉट डिफाइन नहीं होती, साइन पे ही डिपेंड रहोगे क्या हमेशा? 1/sin 0 इज गिव्स व्हाट? गिव्स इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। तो इसकी वैल्यू कॉसिक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, और कॉसिक π/2 की वैल्यू, कॉसिक 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉसिक 90 की वैल्यू होती है 1। तो मतलब ये हुआ कि अब ये ग्राफ यहां 1 देगा π/2 पे, और 0 पे क्या देगा? नॉट डिफाइंड। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। मतलब सीधा पाई पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पाई पे। अब ये पाई पे नॉट डिफाइंड होगा। सिमिलर ऐसे ये वाला ग्राफ जो होगा वो ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, और यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ माइनस से ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ गए होंगे, बिल्कुल आ गया होगा दिमाग में। अच्छा, एक बात बताओ, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है भाई? डोमेन कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा? देख लो, पाई पे नहीं हो रहा, -0 पे नहीं हो रहा, पाई पे नहीं हो रहा, 2π पे नहीं हो रहा। सीधी बात है, इसकी जो डोमेन है ना, वो nπ होगी, सॉरी r-nπ होगी, वेयर r बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये है sin x मीन्स cosec x, ये फंक्शन है हमारा कोई, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे देखो, रेंज क्या है? रेंज यही है, -1 से 1 छोड़ना पड़ेगा। देख लो, अभी वही है। तो ये हो गया हमारे ग्राफ, और ये हो गई हमारी रेंज और डोमेन। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ठीक से स्टडी कर लिया है, समझ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से शुरू हो सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, उसकी क्या डोमेन है, क्या रेंज है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना, इस चीज़ को आपने समझ लिया। बाकी जो बेटा एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे,
और जो इसका बचा हुआ कुछ पार्ट है, कुछ और भी है जानने के लिए इंट्रोडक्शन में, उस इंट्रोडक्शन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिफाइन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।